जय हिंद। तो हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मैं भी ठीक हूँ। समय के अभाव से मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, समय और साधन के अभाव से। तो आइए, आज समय मिला है, मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है 10th क्लास का जो द्विघात समीकरण जो चैप्टर है उस पे है। उसी के बारे में जो है थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने बहुपद के बारे में जो थोड़ा बहुत पढ़ा था, दो चर की समीकरण, और उससे पहले जो बहुपद था, तो बहुपद चैप्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर। दो चर वाले द्विघात बहुपद के बारे में जब बहुपद पढ़े होंगे तो उस समय द्विघात बहुपद जरूर पढ़े होंगे। और उसमें जो है द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप आप लोग पढ़े होंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, सी जो है वो अचर पद है, सी जो है वो अचर पद है ना। द्विघात बहुपद में अधिकतम चर राशि का अधिकतम घात 2 होता है, इसलिए इसके दो शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, है ना। जहां आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच दो तरह का रिलेशन द्विघात बहुपद में होता है। वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो उसी द्विघात बहुपद को जब हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो वही द्विघात बहुपद जो है द्विघात समीकरण बन जाता है, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि यदि px एक द्विघात बहुपद हो, px एक द्विघात बहुपद हो, तो घात वाला जिसमें चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, तो px एक द्विघात बहुपद हो तो px बराबर जीरो, यानी कि जब द्विघात बहुपद हो तो द्विघात px को जीरो के बराबर कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दें। इसका मतलब ये भी हुआ कि द्विघात बहुपद में अगर बराबर का चिन्ह आ जाता है या फिर हम उसको जीरो के बराबर कर देते हैं, ऐसा भी कहा जा सकता है, तो उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं उसे। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक स्वरूप जो होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, वो होता है, आप देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। याद रखिएगा, ये बहुपद में भी हम लोगों ने देखा था ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी है। अगर ये बहुपद वाले वीडियो में जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो द्विघात बहुपद का व्यापक स्वरूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हमने लिखा है। सी क्या है? तो कांस्टेंट टर्म है। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म है। मूल कितने होंगे? तो द्विघात बहुपद में आप लोगों ने देखा था कि दो मूल होते हैं, ठीक वैसे ही द्विघात समीकरण के भी दो मूल होंगे, जिन्हें अल्फा और बीटा से सूचित करेंगे, है ना। अब यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है, और अचर पद है सी। यहाँ इसे ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ABC जो है, इसका एक पैटर्न बनाया जाता है, इसका एक पैटर्न बनाया जाता है, और उसको पैटर्न वो होता है जो बी स्क्वायर माइनस फोर AC, इसका एक पैटर्न बनाया जाता है। कौन सा पैटर्न? तो बी स्क्वायर माइनस फोर AC, और इसी को हम विवेचक बोलते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आप देखेंगे इसके लिए, इस द्विघात समीकरण के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर AC को हम विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर आप समझेंगे कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। इस मैंने इस परिस्थिति के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के लिए बी स्क्वायर माइनस फोर AC को हम क्या कहते हैं? विवेचक कहते हैं। इसे विविक्त कर भी बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, इसे कैपिटल डी से सूचित करते हैं, विवेचक को जो है कैपिटल डी से सूचित करते हैं, यानी कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर AC। आप बी स्क्वायर माइनस फोर AC भी बोलिए चाहे डी बोलिए, अगर वैल्यू निकालना हो तो वहां पे फिर बी स्क्वायर माइनस फोर AC लिखना पड़ेगा। तो बी स्क्वायर माइनस फोर AC को डी से सूचित करते हैं। ठीक है, आइए इससे आगे हम देखते हैं। तो आइए अब जो है
हमें हमें देखना है कि जो विवेचक है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके आधार पर मूलों की प्रकृति देखा जाएगा कि मूलों का नेचर क्या होगा और मूलों के मान क्या होंगे, उसे देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ऐसा है कि जब भी हम विवेचक निकालेंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर हम निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान निकालते हैं, तो इसके मान तीन तरह के आ सकते हैं, आने की संभावना 3 तरह से आ सकते हैं। या तो इसके मान जो है प्लस में आएंगे, है ना, या तो प्लस में आएंगे, है ना, या तो 0 के बराबर होंगे या फिर माइनस में आएंगे। ध्यान रखना है इस बात का, या तो प्लस में आएंगे, है ना, या तो 0 के बराबर आएंगे, नहीं तो माइनस में आएंगे। प्लस में आने का मतलब क्या है कि 0 से बड़ा होगा, 0 आया तो 0 के बराबर ही होगा, बात वही है। माइनस में आया तो 0 से जो है वो छोटा होगा, माइनस जो होगा वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना होगा। तो इसी बेसिस पर जो है मूलों की प्रकृति तथा उन मूलों के मान जो है ज्ञात किया जाता है। इसे ज्ञात करने वाले जो भी, मैंने इसके बारे में थोड़ा इसके बाद हम बताने का प्रयास करेंगे कि द्विघात समीकरण जो है या इससे रिलेटेड जो फार्मूला है उसके बारे में थोड़ा सा इसके इतिहास की थोड़ी सी झलक मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे फिलहाल फोकस करते हैं। तो मूलों की प्रकृति माने कि आपने ज्ञात किया, मूलों की प्रकृति विवेचक जो है वो आपने निकाला, विवेचक निकाला। विवेचक का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि जो द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से ABCD का मान आपने लिया, है ना, और वहाँ से उस मान का उस वैल्यू जो है पुट किया किस में, उसका वैल्यू पुट किया किस में, तो विवेचक में। विवेचक का मान आपने निकाला, अगर विवेचक का मान प्लस में आ गया यानी कि 0 से बड़ा आ गया, तो उस स्थिति में मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और असमान होगी। क्या होगी, वास्तविक और असमान होंगी। और ऐसे वास्तविक और असमान मूलों के मान जो होंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो आप एक बार फिर समझेंगे, यदि विवेचक का मान जो है 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होंगी, बराबर नहीं हुई, समान नहीं होंगी, असमान होंगी। और इस स्थिति में मूलों के मान के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब ये प्लस माइनस है तो एक बार प्लस लिख सकते हैं कॉमा देकर, फिर एक बार यहाँ पे देखिए माइनस लिख सकते हैं, है ना, यानी कि एक बार लिख सकते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। दूसरी बार आप लिख सकते हैं माइनस लेकर, यहाँ से प्लस माइनस है तो माइनस ले लीजिए, माइनस बी, है ना, आप देखेंगे माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे सॉरी हमने ए छोड़ दिया है। तो ये चीजें हैं। अब आपने विवेचक निकाला और विवेचक का मान 0 आ गया, यानी कि 0 के बराबर आ गया, तो ये उस दूसरा कंडीशन है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के, तो मूलों की प्रकृति जो है वास्तविक होगी। अब 0 के बराबर आ गया है तो वास्तविक होगी, और 0 के बराबर आया है तो समान होंगी। ध्यान रखिएगा इशारा, है ना, कि अगर विवेचक का मान 0 के बराबर आ गया है तो मूलों की प्रकृति वास्तविक तो होगी, लेकिन इस बराबर के चलते समान भी होंगी। ठीक है, और इस स्थिति में मूलों के जो मान प्राप्त होंगे वो 2 मान प्राप्त होंगे, या दोनों एक दूसरे के परस्पर बराबर होंगे। यानी कि इस स्थिति में मूलों के मान x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a। आप देख सकते हैं एक ही मान, एक ही जैसे मान है, 2 मान प्राप्त होंगे, दोनों समान मान प्राप्त होंगे, है ना। तो ये रहा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के, तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होंगी। और इस स्थिति में मूलों के मान के लिए सूत्र क्या होते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a होते हैं। ठीक है, अब जो है आपने विवेचक निकाला, अब विवेचक का मान ऋणात्मक आ गया, यानी कि माइनस में आ गया, निगेटिव आ गया, -2 -3 -4 -3/4 जो भी है इस तरह का आ गया, माइनस में आ गया, ऋणात्मक आ गया। तो इस स्थिति में विवेचक का मान जो है, आपको पता है कि ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं 0 से छोटी होती हैं। तो इस जब विवेचक का मान माइनस में आया, तो इसका जाहिर सी बात है कि विवेचक जो है उस स्थिति में, जब विवेचक मान ऋणात्मक हो तो उस स्थिति में 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो जैसे ही विवेचक का मान 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी ही नहीं, है ना। जब मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी तो मूलों का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। हम यूं कह सकते हैं कि मूलों का कोई मान प्राप्त नहीं होगा 10th लेवल के हिसाब से, इंटरमीडिएट के हिसाब से नहीं, 10th लेवल के हिसाब से।
है ना, कि जैसे ही विवेचक का मान ऋणात्मक होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी कि मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं होगी, और इस स्थिति में मूलों का कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा। या फिर हम ये भी ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई मान उसका नहीं निकलेगा। ठीक है, अब इतना जानने के बाद से हम चलते हैं थोड़ा सा जो द्विघात समीकरण से संबंधित थोड़ी इसकी जो इतिहास है इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए अब द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण के इतिहास के बारे में थोड़ा सा इसके इतिहास की थोड़ी सी झलक यहाँ पे मैं प्रस्तुत करता हूँ आप सबके सामने। देखिए, द्विघात समीकरण जो हमने अभी पढ़ा उसके बारे में फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, और विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac देखे। तो इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बेबीलोन वासियों ने द्विघात समीकरण के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा है, इतिहासकारों ने और विद्वानों ने ऐसा बताया है कि बेबीलोन वासियों ने द्विघात समीकरण को देखिए किस रूप में उन्होंने अध्ययन किया। बेबीलोन वासियों ने एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो के रूप में द्विघात समीकरण को हल किया। यानी कि सबसे पहले बेबीलोन वासियों ने द्विघात समीकरण को इस रूप में सबसे पहले उन लोगों ने बनाया। यानी कि एक तरह से कहेंगे द्विघात समीकरण का स्टडी यही लोग आरंभ किए, कह सकते हैं, है ना। और उन लोगों ने किस रूप में अध्ययन आरंभ किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में इस रूप में द्विघात समीकरण को हल किया। ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो बेबीलोन वासियों सबसे पहले सर्वप्रथम द्विघात समीकरण के बारे में बेबीलोन वासियों ने एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण को एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में द्विघात समीकरण को हल किया बेबीलोन के निवासियों ने। ठीक है, अब उसके बाद आता है जो यूक्लिड का भाग एल्गोरिथम, जो हमने पहले चैप्टर में वास्तविक संख्या में देखा था। बहुत बड़े विद्वान थे, गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, वो यूनान के थे। तो यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने इन्हें ज्यामितीय विधि से हल किया। ये जो द्विघात समीकरण जो है बेबीलोन वासियों ने जो दिया और इसे हल भी किया, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, इससे यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने इन्हें ज्यामिति संरचना नियमों का प्रयोग करके उन्होंने इस ज्यामिति विधि से इसका हल किया उन्होंने। ठीक है, अब तीसरा स्टेप जो आता है, भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त जो थे, इनका जीवन काल आप देख सकते हैं 598 ईस्वी से 665 ईस्वी तक रहा। उन्होंने द्विघात समीकरण हल करने की एक विस्तृत विधि प्रदान की, है ना। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने, है ना, द्विघात समीकरण हल करने की एक विस्तृत विधि प्रदान की और इस विधि के द्वारा कई द्विघात समीकरणों को उन्होंने हल किया था। किसने? भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। देखिए कैसे कैसे विकास हो रहा है इतिहास में, क्रमिक विकास कैसे हो रहा है द्विघात समीकरण का। उसके बाद से एक नाम आता है जो अरब के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, अरबी गणितज्ञ थे, उनका नाम है अल ख्वारिज्मी उनका नाम था। उनका जीवन काल दिया जाता है 800 से 847 ईसा पूर्व। देखिए कितने इतिहास ने जिनको जगह दिया, इतिहास ने जिनको नाम दिया, जिनको जगह दिया, उनका जीवन काल कितना छोटा है। देखिए 800 से 847 ईस्वी पूर्व। और यहाँ आप देखेंगे ब्रह्मगुप्त का, है ना, 598 से 665, यानी कि 67 वर्ष के आसपास इनकी उम्र, इनकी 47 वर्ष के आसपास, फिर भी इतिहास ने जगह दिया है। तो इतिहास उन्हीं लोगों को जगह देता है जिनमें कुछ कर गुजरने की जज्बा होती है, जो वाकई कुछ करते हैं इस धरती के लिए, इस मानव समाज के लिए, कुछ दे कर जाते हैं, उनके अंदर कुछ अलग ही चीज होती है। ऐसे ही लोगों को इतिहास अपने में जगह देता है। बाकी लोग, लाखों लोग मरते हैं, आते हैं, जन्म लेते हैं, आते हैं, जीते हैं, खाते पीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और फिर चले जाते हैं इस दुनिया से। इतिहास की कोई परवाह नहीं है, इतिहास उनकी कोई परवाह नहीं करता है। आज देखिए यहाँ पे देखिए बेबीलोन वासियों के बारे में ऐसा
दिया गया, इतिहास ने जगह दिया, यूक्लिड को इतिहास ने जगह दिया, भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त को इतिहास ने जगह दिया द्विघात समीकरण पर, है ना। और अरबी गणितज्ञ अल ख्वारिज्मी को भी इतिहास ने, आप देखेंगे, इनको भी जगह दिया। फिर देखिए आगे जो आता है, सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है परिवर्तन, और एक तरह से कहेंगे कि एक आमूलचूल परिवर्तन जो है, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आता है जब 1025 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य आते हैं, है ना। तो 1025 ईस्वी में भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य जो है वो, उन्होंने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया। अब अभी तक समीकरण जो है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 था। बाद में स्टडी होते 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 भारतीय गणितज्ञ जो है श्रीधराचार्य, उनके पास ये पहुंचा। उन्होंने, हो सकता है कि इस फॉर्म में पहुंचा हो, या भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने इस फॉर्म में उन्होंने द्विघात समीकरण को ढाला हो, है ना। ढालने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया। इसको हम एक क्वेश्चन हल करके हम आगे बता देते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया, और द्विघात सूत्र जो अभी से पहले हमने जो दिया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a जो है, इसकी रचना इन्होंने की। किसने? तो भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने किया। श्रीधराचार्य ने, भारतीय गणितज्ञ, है ना महत्वपूर्ण बात। कितना आदर और सम्मान, गर्व की बात है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति जो है, उसके बारे में जितने शब्द, अच्छे शब्द कहे जाएं, उतने कम है। वाकई हमारा इतिहास जो है, प्राचीन इतिहास गौरवमयी था, और भारत सोने की चिड़िया थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया, भारतीय गणितज्ञ श्रीधराचार्य ने, जो द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल किया, और द्विघात सूत्र माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a की रचना की। आज जो है द्विघात समीकरण का जो हल करते हैं, तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, पूरी दुनिया में इसका यूज होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि जो है, जिस विधि का प्रयोग करके श्रीधराचार्य ने द्विघात समीकरण का हल किया, वो है क्या। एक एग्जाम्पल लेकर अब हम देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, श्रीधराचार्य ने, देखा जाए, श्रीधराचार्य ने ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 जो द्विघात समीकरण है, इसे पूर्ण वर्ग विधि बनाने, एक विधि द्वारा हल किया, जिसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहते हैं, है ना। और ये श्रीधराचार्य का नियम भी कहा जाता है, और आज पूरी दुनिया में इसी नियम का प्रयोग करके द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। और इसी नियम के तहत उन्होंने एक नियम दिया, जिसे मैंने पहले भी कहा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, एक्स का मैंने द्विघात समीकरण के मूलों का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए वो नियम से कैसे हल करते हैं, कैसे उन्होंने प्रयोग किया, कैसे हल करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से जो है एक समीकरण हल करके, द्विघात समीकरण हल करके हम देखते हैं। चलिए देखिए, एक द्विघात समीकरण हमने लिखा है बोर्ड पे, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया कि अचर पद को बराबर के दूसरी ओर भेज दिया, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में से देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर वाला जो पद है, अचर पद जिसमें स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर वाला जो पद है, उसको हमेशा अकेले रखेंगे, सिंगल में रखेंगे। अगर कोई गुणांक वहाँ पे है तो वहाँ पे उसको कॉमन ले लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 5/5 ऐसे करके कुछ गुणा भाग करने का प्रोसेस जो भी आप अपनाते हैं, या जो टीचर जैसे भी अपनाते हैं, यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें से दोनों पद है, यहाँ 5x स्क्वायर है माइनस 6x है, तो एक्स स्क्वायर से यहाँ से 5 हटाना है,
5 को क्या करना है, हटाना है। तो 5 हटाने का तरीका क्या है कि 5 को कॉमन ले लीजिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है कि अगर वो पद दो पद है, अगर किसी पद में वो है या फिर उसकी मल्टीपल है यानी कि अपवर्त्य है, तो उतना तो भाग के द्वारा हट जाएगा। या जैसे 5 कॉमन लेते हैं तो 5 इस पद से हट जाएगा, इस पद में 5 नहीं है, दूसरे वाले पद में यानी कि 6x में 5 नहीं है, तो 5 यहाँ पे बट्टा में भाग में आ जाएगा। कई टीचर लोग कई तरह का प्रयोग, कई विधियों का प्रयोग करके यहाँ पे 5/5 लाइक बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करके वो कर लेते हैं, चलेगा, सब चलेगा, घबराते नहीं। तो यहाँ 5 कॉमन ले लिए तो 5 यहाँ से खत्म हो गया, समाप्त हो गया, और इसके बट्टा में 5 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो गया, और यहाँ पे बचेगा x² - 6/5 × x, ये हमने लिख दिया। अब जो है यहाँ हम इसको जो है इसे हल कर, इसे सेट करने का प्रयास करेंगे, a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पर सेट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखना है, यहाँ जो भी प्राप्त होता है इसे हम a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर पर सेट करने का प्रयास करेंगे। आइए कैसे, तो इसमें जो x² है इसको हम a मान लेंगे, x का ऐसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे, और इसे a मान लेंगे, मने मने हम मानेंगे क्या, a मान लेंगे यहाँ पे मने मने, ठीक है। और उसके बाद से जो है, अब आपको पता है कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab + b², है ना। तो यहाँ पे चूंकि बीच का पद माइनस है तो -2 a - b का होल स्क्वायर पर जाएगा ये। फिलहाल a² - 2 अपने से दे दीजिए, a की जगह पर x हो गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा मान रखना है कि कटफट करने के बाद फिर हमको बीच वाला पद प्राप्त हो जाए, इसमें कोई अंतर ना पड़े। हम तो यहाँ पे 2 दे दिए, x भी दे दिए, 2 तो अपने मन से दिए, लेकिन अब जो है b की जगह पर ऐसा कोई यहाँ पे मान रखना है, 2ab होता है ना, b की जगह पर ऐसा कुछ मान रखना है कि पूरे तीनों पदों का कटफट अगर करें, कटाएं या हल करें, तो फिर हमें 6/5 × x ही प्राप्त हो, इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। बैक आए तो फिर हमको इतना प्राप्त हो जाए वापस आने पर, बैक आने पर, ये ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 3/5 रख दिया, 3/5 रखेंगे तो 2 से गुणा होगा तो 2 × 6, 6/5 × x, 6/5 × x हो गया। अब जो है, अब आगे बढ़ते हैं, तो हमको यहाँ पे b मिल गया, क्या मिल गया, b। बैक जाने पर तो उतना आ रहा है, तो हमें b मिल गया, कैसे, तो a² - 2a, तो a तो है, उसके बाद जो बचा वो क्या हो गया, b हो गया। तो a² - 2ab + b² होता है, तो b² की जगह पर यहाँ पे b जब 3/5 मिल गया तो b² यहाँ पे देना है, तो b² ध्यान रखना है कि हम अपने मन से दे रहे हैं, अपने मन से दे रहे हैं, तो जितना यहाँ पे +b² करेंगे, +b² करेंगे तो उतना ही हमको घटाना पड़ेगा। क्यों भाई, फिर कट जाएगा, फिर हमें मूल प्राप्त होगा, बैलेंस बिगड़े नहीं, इसीलिए b² तो हम प्लस में कर रहे हैं, अपने मन से ही दे रहे हैं, टोटली अपने मन से दे रहे हैं, तो उतना हमको घटाना भी पड़ेगा, प्लस में करना है तो माइनस भी करना पड़ेगा, जिससे कि अगर फिर वापस जाए तो वापस अगर आते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, तो फिर हमें जो है फिर ये भी आप गुणा हो जाएगा, तो मूल में कोई परिवर्तन न हो, इसके मूल में कोई परिवर्तन हो, वापस जाए तो फिर उतना प्राप्त हो जाए, तो संतुलन बना रहे, इसके लिए b² a² - 2ab + 2ab + b², तो b² तो कर दिए, अपने मन से दिए, तो इतना माइनस भी करना पड़ेगा, ये मन में बैठा लीजिए। बराबर के उस तरफ जो है ये देखेंगे 2/5 है, 2/5 हम दे दिए। अब जो है यहाँ से लेकर ये देखिए a² - 2ab + b², है ना, ये एक पैटर्न मिल गया, और इसका मतलब होता है a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पर x है और b की जगह पर क्या है 3/5, तो इसका स्क्वायर कर दिए, और ये वाला जो माइनस है ना, इतना की जगह पर हमने सीधा सीधा लिख दिया क्या बाबू, तो x - 3/5 का होल स्क्वायर, बाकी बच गया माइनस, तो माइनस दे दिए। स्क्वायर 3/5 का जो स्क्वायर है तो ऊपर नीचे दोनों पर जाएगा, तो 3 3 का 9 हो गया और बचा 25 हो गया, ठीक है। बराबर में है 2/5, 2/5 दे दिए। आगे बढ़ते हैं, ये -2/5 है, उधर जाएगा तो +2/5 हो जाएगा। आप बट्टा का जोड़ जानते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे, आ गया 19/25, 19/25 हो गया। द्विघात समीकरण में जब भी स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरे तरफ प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ता है, रूट दिया जाता है। तो द्विघात में जब भी, या यूं कहे कि दोनों तरफ हम वर्गमूल लेंगे तो इधर प्लस माइनस के साथ रूट आ जाएगा, ये भी ऐसा कहा जाता है, वो भी सही है, ये भी सही है। तो द्विघात समीकरण में जैसे ही स्क्वायर हटाया जाता है, स्क्वायर अगर हटाते हैं
इधर स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर को दूसरी तरफ जब भेजेंगे या हटाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। बहुत सारे लैंग्वेज का प्रयोग टीचर लोग, अलग अलग टीचर लोग करते हैं। तो प्लस माइनस के साथ रूट चढ़ जाएगा, रूट तो चढ़ गया प्लस माइनस के साथ। अब जो है रूट जो है आप देखेंगे 19 और 25 दोनों पर रूट जाएगा, तो 19 का वर्गमूल, 19 तो है अपरिमेय संख्या, 25 का वर्गमूल निकल सकता है, तो 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। ये प्लस माइनस था, प्लस माइनस यहाँ पे भी रहेगा, यानी कि हमको प्राप्त क्या होता है कि x माइनस 3/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 19/5, है ना। अब एक बार प्लस हम लेकर चलेंगे और एक बार माइनस, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि यदि x माइनस 3/5 इज इक्वल टू, प्लस वाला ले लीजिए, प्लस 19/5, तो x का मान इस स्थिति में x का मान क्या होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस है, इधर गया तो प्लस हो गया। बाकी कैलकुलेशन आपको पता है, तो ये रूट 19 प्लस 3/5, इसको आप सीधा करके यहाँ पे लिखा गया है, वो आगे हम बताते हैं। पुनः यदि एक बार प्लस लिए तो हमको x का ये वैल्यू प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर जब हम माइनस लेकर चलेंगे तो x का एक और वैल्यू प्राप्त होगा। तो यदि x माइनस 3/5 यानी कि x माइनस 3/5 इज इक्वल टू, माइनस वाला लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, माइनस रूट अंडर 19/5, ठीक है। यहाँ से माइनस है, ये इधर गया तो प्लस हो गया, है ना। अब प्लस जो है, प्लस माइनस बट्टा का जोड़ घटाव है, कैलकुलेशन आपको पता है, यानी कि इसको सजा के हमने लिख दिया, x का दूसरा मान निकल गया, मूलों का दूसरा मान निकल गया, 3 माइनस रूट 19/5 निकल गया, ठीक है। यहाँ x का दूसरा मान तो निकल गया, आप देखेंगे। अब इसको एक जगह लिख देंगे कि x इज इक्वल टू, अब इसको सीधा करके लिख देंगे 3 प्लस रूट 19 बट्टा में 5 है तो बट्टा में 5 दे दिए, कमा दूसरा जो मान है वो है 3 माइनस रूट 19/5, 3 माइनस रूट 19/5। तो ये जो है श्रीधराचार्य का दूसरा नियम है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से श्रीधराचार्य का जो नियम उन्होंने दिया था, उसी नियम से ये हल किया गया, ठीक है। और यही नियम जो है ना, इसी नियम का उन्होंने प्रयोग करके एक उन्होंने फार्मूला दे दिया, बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, है ना। इस विधि से भी हल करेंगे तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो ये रहा श्रीधराचार्य का नियम, है ना, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल करना, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। तो आज के जो ये सेशन में द्विघात समीकरण में इतना ही, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ आप लोग जानकारी लिए होंगे। अगर किसी भी तरह का सुझाव या किसी भी तरह कोई बात हो या कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं। आपके सुझाव का, आपके शिकायत का स्वागत है, हृदय से स्वागत है ना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्रयास करें जिससे कि हमारी संस्था, हमारा जो चैनल है वो ग्रो करे, है ना, विकसित हो। और चलने से पहले मैंने एक कविता लिखा है, इंस्पायरेशनल कविता। अक्सर मैं कभी कभी समय मिलता है तो लिखते रहता हूँ। और एक चीज़ के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं बराबर रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, समय और साधन दोनों के अभाव से, है ना। तो इसके लिए मुझे माफ़ी चाहता हूँ। आइए यहाँ पे जो कविता है उसे मैं पढ़ता हूँ और आप सब आनंद उठाएंगे। कि मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, कविता है कि मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, मेघ बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है, सैलाब को आने दो, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, है ना। जब आदमी बेसहारा हो जाए, चारों तरफ अंधियारा हो जाए, जब आदमी बेसहारा हो जाए, चारों तरफ अंधियारा हो जाए, तो उसे हिम्मत से काम लेना चाहिए और कहना चाहिए तूफान को आने दो, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, है ना। तुम्हारा धन लूट जाए, तुम्हारे अपने रूठ जाए, तो उन्हें मनाने से ज्यादा स्वयं को सशक्त करो और अपना समय भी आएगा, ऐसा कहो और मुझे मेरा काम करने दो, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, है ना। कोई तुम्हें अच्छा कहेगा, कोई तुम्हें बुरा कहेगा,
कोई तुम्हें सुकून देगा, कोई तुम्हें बेचैन करेगा, तो उनकी बातों में न जाकर स्वयं को संभालो और कहो कयामत को आने दो, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। ये मेरा मैंने कविता लिखा है और इसी कविता के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लेते हैं विश्राम। जय हिंद।